अमेरिका के खिलाफ जंग में ईरानी पायलट्स ने महारत और बहादुरी की वो मिसाल कायम की है जो तारीख में हमेशा के लिए अमर हो गई। ये बात हमेशा याद रखी जाएगी कि किस तरह ईरानी पायलट्स ने 1960 की पुरानी टेक्नोलॉजी के हामिल तैयारों का इस्तेमाल किया और जदीद तरीन अमरीकी एयर बेसिस को, जिनकी हिफाजत जदीद तरीन दिफाई निज़ाम कर रहे थे, उनको निशाना बनाया। वहाँ बड़े पैमाने पर तबाही फैलाई, उनको नज़र भी नहीं आए और उनको रोका भी नहीं जा सका। और ये सारे काम जब उन्होंने किए तो अपने तमाम आलात जो तैयारे के थे वो ऑफ करके रखे थे, बंद करके रखे थे, और उन्होंने किसी जदीद टेक्नोलॉजी की मदद नहीं ली। और अमरीकी इस बात पे बहुत हैरान हैं और जदीद तरीन फ़िज़ाइया के पायलट्स अब इसको पढ़ने पे मजबूर हैं कि किस तरह ईरानी पायलट्स ने 2026 में भी वो काम कर दिखाया जो 1960 की टेक्नोलॉजी से बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता था। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। अमेरिका ने जब ईरान पर हमले करने शुरू किए तो 2 मार्च का, पहली और 2 मार्च की तारीख आ गई फौरी तौर पे, और उसके बाद ये तय किया गया वहाँ पर बैठकर कि किस तरह अमेरिका को जवाब दिया जाए। मुख्तलिफ एयर बेसिस पर हमला करना था, लेकिन मसला ये था कि ईरानी एयरफोर्स के पास इतने जदीद तैयारे नहीं थे जो बहुत तेज़ी से जाएँ, अपनी रफ्तार को बहुत तेज़ रखें और उसके बाद रडार्स को चकमा देकर वहाँ पहुँच जाएँ और वहाँ पर बड़े पैमाने पर तबाही फैलाएँ और वहाँ से वापस भी आ जाएँ। वापस इसलिए नहीं आ सकते थे वो क्योंकि उनके फ्यूल टैंक्स इतने बड़े नहीं थे कि वो एक तवील सफ़र करके जाएँ और कतर के अल उदैद एयर बेस को निशाना बनाएँ या कुवैत में एक और एयर बेस को निशाना बनाएँ और उसके बाद वापस आ जाएँ। शायद पहुँच तो जाएँ वो किसी तरह, लेकिन उनको बहुत दूर से ही रडार देख लेते और उसके बाद उनको निशाना बना देते, क्योंकि जदीद तरीन थार्ड और पैट्रियट सिस्टम मुख्तलिफ जगहों पर लगे हुए थे और वो बहुत दूर से बहुत जदीद तरीन चीज़ों का शिकार कर सकते थे। लेकिन मसला ये था कि उन्होंने पायलट्स ने एक ऐसी महारत और एक ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल किया जो कि समझने में, देखने में, जानने में बहुत ही नामुमकिन लगती है, लेकिन उन्होंने इसका न सिर्फ इस्तेमाल किया बल्कि अमरीकी फ़िज़ाइया को और अमरीका के पूरे दिफाई निज़ाम को हैरान कर दिया। ईरानी फ़िज़ाइया के डिप्टी कोऑर्डिनेटर ब्रिगेडियर जनरल मसूद जाफरी ने एक टीवी इंटरव्यू में बताया कि जो पायलट्स 2 मार्च के ऑपरेशन के लिए अल उदैद एयरबेस के लिए निकले थे, उन्होंने अपने जीपीएस सिस्टम्स बंद किए हुए थे और इसी के साथ साथ उन्होंने अपना इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम यानी आईएनएस सिस्टम भी बंद कर रखा था और तैयारों में वो हाथ से बने हुए नक्शों की मदद से अपने रुख का तयन कर रहे थे, अपनी समत का तयन कर रहे थे और बहुत तेज़ी से सफ़र कर रहे थे। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी टेक्निक्स आजमाई जिसकी वजह से वो अमरीकी दिफाई निज़ाम के सर पर पहुँच गए और उसके बावजूद अमरीका के जदीद तरीन दिफाई निज़ाम उनको देख ही नहीं सके और उसके बाद वो अपने दिफाई निज़ाम को ये नहीं बता सके, वो रडार्स, कि कोई दुश्मन आ गया है, आप इंटरसेप्टर्स फायर करने शुरू कर दें, मिसाइल फायर करने शुरू कर दें और इस जहाज़ को तबाह कर दें। अब इसके लिए पायलट्स ने कौन सी टेक्निक आजमाई? सबसे पहले उन्होंने अपना एल्टीट्यूड बहुत लो रखा। जो उन्होंने परवाज़ है वो बहुत ही निचली सतह पर की, इतनी निचली सतह पर की कि वो 50 फुट की बुलंदी पर परवाज़ कर रहे थे। और उन्होंने बताया कि जब वो समंदर में एक मकाम से गुजरे जहां पर एक बहरी जहाज़ था तो डेक पर खड़े लोग नीचे झांक कर उन तैयारों को गुजरता देख रहे थे। इतनी निचली परवाज़ करके वो गए और उसके बाद उन्होंने जब हदफ के करीब पहुंचना शुरू हुए तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी रफ्तार जो बहुत ही धीमी थी उसको धीमा रखा, इससे भी रडार उनको नहीं पहचान सका। बहुत लो फ्लाइट की, इससे भी रडार उनको नहीं पहचान सका। और जब वो बिल्कुल करीब पहुंच गए अल उदैद एयरबेस के तो उन्होंने अपनी रफ्तार बढ़ाई और उसके बाद अपनी परवाज़ को बुलंद करना शुरू किया। और उसके बाद जब वो एयर डिफेंस सिस्टम के बिल्कुल करीब पहुंचे तो उन्होंने अपने आप को जब शो किया तो एयर डिफेंस सिस्टम समझ ही नहीं सका कि ये अचानक कहाँ से नमूदार हो गए और इसीलिए बहुत सारे इंटरसेप्टर्स फायर नहीं किए जा सके। इसके बाद जब उन्होंने डिफेंस निज़ाम को चकमा दिया तो उसके बाद वो अल उदैद एयरबेस के अंदर घुस गए और मुख्तलिफ जगह पर परवाज़ करके उन्होंने मुख्तलिफ जगह की जो निशानदही पहले से अपने नक्शों के ज़रिए समझ कर की हुई थी वो वहाँ पर निशाने लगाने शुरू किए और बड़े पैमाने पर हर तरफ तबाही फैल गई। चूँकि ये ड्रोन अटैक नहीं था, तैयारों का अटैक था, इसीलिए तैयारे अपनी जगह एक से दूसरी जगह परवाज़ कर रहे थे, अपनी जगह तब्दील कर रहे थे, कभी इस तरफ जाते थे, कभी उस तरफ जाते थे और कभी वो वेयर हाउसेस को निशाना बनाते थे, कभी हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाते थे, कभी दिफाई निज़ाम को निशाना बनाते थे, लेकिन उनको शिकार करने वाला कोई भी नहीं था क्योंकि वो एयरबेस के अंदर घुस चुके थे। इसी के साथ साथ एक और जो उन्होंने अहम काम किया था वो ये किया था कि जीपीएस और आईएनएस दोनों किस्म के रेडियो सिग्नल्स बंद कर दिए थे। किसी किस्म का सैटेलाइट से कोई उनका राब्ता नहीं था, इसीलिए वो किसी किस्म के सिग्नल्स जारी ही नहीं कर रहे थे। अब जब तैयारों से सिग्नल का इखराज नहीं हो रहा था तो इसीलिए डिफेंस सिस्टम उनको पढ़ ही नहीं पा रहे थे, देख ही नहीं पा रहे थे और इसीलिए बहुत सारे डिफेंस सिस्टम्स इस तरह के मिसाइल फायर करने में नाकाम रहे जिसके नतीजे में उन तैयारों को निशाना बनाया जा सकता था। वापसी में इन पायलट्स को निशाना बनाया गया और वो एक जो शहादत के मिशन पे गए थे वो शहीद हो गए और 4 में से एक ही पायलट
ایسے تھے जिनके जसद खाकी कुछ दिन पहले ईरान पहुंचा और उनकी फिर तदफीन की गई। और इसी तरह जब ये बताया जा रहा था कि किस तरह ईरान के पायलट्स ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए, महारत का मुजाहरा करते हुए उन एयर बेसिस पे बहुत बड़े पैमाने पर तबाही फैलाई, तो उनका सबसे अहम जो हथियार था वो ये था कि जीपीएस और आईएनएस का वो इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, हाथ से बने हुए नक्शों का इस्तेमाल कर रहे थे। और उन्हीं नक्शों को वो पहले से याद भी करके आए थे और उन्होंने अपने हाथ से पेंसिल से कागज़ पर ये नक्शे बनाए थे। और उन नक्शों को जब उन्होंने याद किया हुआ था तो उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं हो रही थी, लेकिन जहाँ उन्हें मदद लेने की ज़रूरत पड़ी उन्होंने इन नक्शों की मदद ली। और उसके बाद मुख्तलिफ एयर बेसिस के जो हिस्से थे, अहम तरीन हिस्से थे जहाँ पर हेलीकॉप्टर्स मौजूद थे, अपाची हेलीकॉप्टर्स भी थे, UH-60 हेलीकॉप्टर्स भी थे, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के हेलीकॉप्टर एक पीस होता है, उनको बड़ी तादाद में निशाना बनाकर तबाह किया। और तबाही की एक बहुत बड़ी दास्तान थी जो वहाँ रकम कर दी गई। ये जो 2 मार्च का ऑपरेशन था, इससे महज एक रोज़ पहले मार्च की 1 तारीख को एक कैंप बोहरिंग पे भी एक किया गया था ऑपरेशन, जो कुवैत में किया गया था। और ईरान की फ़िज़ाइया ने उसमें भी एक लाज़वाल महारत की जो एक दास्तान थी वो रकम की। और ये महारत की दास्तान रहती दुनिया तक मुख्तलिफ सबक के तौर पे मुख्तलिफ और कॉलेजेस में पढ़ाई जाती रहेगी। उसमें उन्होंने यहाँ ये किया था कि उन्होंने कहा था कि हमारे पास F-5 तैयारे हैं और ऐसे तैयारे हैं जो 1960 की टेक्नोलॉजी के तैयारे हैं, और ये तैयारे जाकर किस तरह हमला करेंगे और किस तरह निशाना बनाएंगे कुवैत में कैंप बोहरिंग को। और ये बहुत बड़ी अमरीकी बेस थी, लॉजिस्टिक्स के हवाले से बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर सामान मौजूद था। इसी तरह हेलीकॉप्टर्स का भी एक बहुत बड़ा फ्लीट यहाँ पर मौजूद था, और अगर उसको निशाना बना के तबाह कर दिया जाता तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी ईरान की होती। और चूंकि वो जंग का पहला या दूसरा रोज़ ही था, तो उसमें अगर शुरू में बहुत बड़ी कामयाबी आपके हिस्से में आ जाती है तो दुश्मन पर एक बहुत भारी बोझ होता है जो पड़ जाता है और आपका हौसला आसमान को छूने लगता है। इसीलिए कुछ पायलट्स ने इस शहादत मिशन के लिए अपने आप को पेश किया, क्योंकि ये बिल्कुल वन साइडेड एक सुसाइड मिशन था। उसकी वजह ये थी कि तैयारों के टैंक्स, फ्यूल टैंक्स छोटे थे और वहाँ पर जाके कोई बहुत बड़ा हमला नहीं किया जा सकता था। अगर हमला किया भी जाता तो उसके बाद वापस नहीं आया जा सकता था। इन्होंने बिल्कुल इसी तरह काम किया, लो फ्लाइट पे गए, जीपीएस और आईएनएस को बंद रखा, हाथ से बने हुए नक्शों की मदद ली, बहुत लो फ्लाइट की। और उसके बाद अचानक एयर डिफेंस सिस्टम्स के सामने जब वो कुवैत के कैंप बोहरिंग में आ गए तो उन्होंने अपनी परवाज़ को बुलंद करना शुरू किया। और उसके बाद हर तरफ तबाही फैलना शुरू हो गई, अफरा तफरी मच गई, भगदड़ मच गई, धमाके होना शुरू हो गए और हर तरफ आग फैलना शुरू हो गई, क्योंकि बहुत ही ताक ताक कर निशाने लगाए गए इन तैयारों की जानिब से। और जितना पेलोड लेके गए थे ये लोग तमाम पायलट्स, उन्होंने सब कुछ वहाँ पर गिरा दिया और एक एक करके तमाम जो स्ट्रेटेजिक किस्म के मकामात थे, लोकेशंस थी और सामान था, उसको नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान से दो चार किया और वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर तबाही फैलाई। ये तमाम ऑपरेशन महज 50 मिनट के अंदर मुकम्मल कर लिया गया। बहुत ही एक्सटेंसिव किस्म का ऑपरेशन था, बहुत बड़े पैमाने पर इसमें निशाने लगाए गए, कुछ बहुत बड़े मिलिट्री अहदाफ तबाह किए गए। और उसके बाद इन्होंने वापसी का सफ़र शुरू किया। तो बहुत से पायलट्स के जहन में ये बात थी कि हम अपनी सरजमीन पर वापस नहीं पहुँच सकेंगे और हम शहीद हो जाएंगे रास्ते में ही, हमारे फ्यूल टैंक्स खाली हो जाएंगे तो हमारे जहाज़ तबाह हो जाएंगे और हम शहीद हो जाएंगे। लेकिन जब वो ईरान के करीब पहुँचे तो उन्हें अंदाज़ा हुआ कि शायद उनकी शहादत ईरान की ज़मीन पर ही लिखी हुई है। लेकिन वो जब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े तो उसके बाद ईरान में अपनी एयर बेस के करीब पहुंच गए और उन्होंने बहुत ही कामयाबी से लैंड कर लिया। तो वो बहुत देर तक हैरान रहे कि ये कैसा मिशन था, ये कैसे हमने मुकम्मल कर लिया, ये कैसे हमने जारी रखा, किस तरह हमने तबाही फैलाई, किस तरह वहाँ पहुँच गए, नज़रों में भी नहीं आए। एयर डिफेंस सिस्टम जो थार्ड और पैट्रियट से जुड़े उनके मिसाइल थे, उनके जो रडार्स थे वो हमें देख ही नहीं सके। और उसके बाद जब हमने एक एक जगह को बहुत ही कामयाबी से निशाना बना लिया तो उसके बाद हम वापस भी आ गए और वापस भी इस तरह आ गए कि हम रास्ते में भी कहीं शहीद नहीं हुए, ईरान की ज़मीन पर भी हम नहीं गिरे, हम बिल्कुल ही बाहिफाजत अपने एयर बेसिस पे पहुंच गए और कामयाबी से लैंडिंग की। और इस वक्त एयर डिफेंस सिस्टम इस कदर ओवरवेल्म हो चुके थे, इस कदर कंफ्यूज हो चुके थे वहाँ पर कुवैत में कि उन्होंने जब फ्रेंडली फायर करने शुरू कर दिए और अपने ही अमरीकी फ़ौज के जो अमरीकी फ़िज़ाइया के 3 F-15 तैयारे, जिसकी एक मालियत अब तकरीबन एक की मालियत होती है तकरीबन $96 मिलियन, इस तरह के 3 तैयारे तबाह कर दिए फ्रेंडली फायर में। और उसको बाद में एक्सेप्ट भी किया गया कि इनके अपने जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम से फायर किए गए थे मिसाइल, और चूंकि वो जदीद तरीन डिफेंस सिस्टम थे, जदीद तरीन मिसाइल थे, इसलिए उन्होंने बहुत ही कामयाबी से अपने ही जदीद तरीन तैयारों का शिकार कर लिया। और इसके बाद जब आहिस्ता आहिस्ता कुछ दिन गुजरे और अमरीकी फ़ौज ने अपने नुकसानात की तफसील को तस्लीम करना शुरू किया तो उसके बाद पता चला कि कैंप बोहरिंग में कितने बड़े पैमाने पर तबाही फैली थी। और इसी तरह कतर में अल उदैद एयर बेस पे कितने बड़े पैमाने पर
ایران کی فضائیہ کے آئے ہوئے طیاروں نے تباہی پھیلائی، تو وہ کام جو اس وقت جدید فضائیہ کے بہت سارے پائلٹس نہیں کر سکتے، جو جدید ترین طیارے دینے کے باوجود امریکی پائلٹس کرنے میں ناکام رہے، اور ایک ناکامی کی طویل داستان ہے جو امریکی پائلٹس کے حصے میں آئی ہے اس ایران سے جنگ کے دوران، اس کے بالکل برخلاف جو ایرانی پائلٹس ہیں انہوں نے 1960 کی دہائی کے بہت ہی پرانے زمانے کے طیارے انہوں نے استعمال کیے، پرانی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا، اور وہ بھی جو پرانی ٹیکنالوجی تھی اس کو بھی آف کر دیا، اور تمام قسم کے جب انہوں نے جی پی ایس سگنل INS کو ان تمام سسٹمز کو آف کر کے گئے، ہاتھ سے بنے ہوئے نقشوں سے گئے، تو انہوں نے تاریخ میں ایک ایسا مقام حاصل کر لیا کہ اب رہتی دنیا تک پڑھایا جائے گا کہ جدید ترین دور میں ایسے بھی پائلٹس موجود تھے جنہوں نے مہارت کا مظاہرہ کیا، اور آج کے دور میں جب جدید فضائیہ کے پائلٹس ان کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور ان کارروائیوں کو سنتے ہیں تو وہ حیران رہ جاتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔